गुड आफ्टरनून बच्चों। ये हम लोग 10 का दम, डाउटफुल क्वेश्चन का नाम हो गया है 10 का दम। और इनका दम ये है कि जो ज़्यादातर बच्चे गलत कर देते हैं, यही उन क्वेश्चन का दम है। तो इनके दम को निकालने के लिए इसको हम लोग री एक्सप्लेन करते हैं। इसको आप देखिए, समझिए क्या क्या गड़बड़ हो गई है, क्यों गलतियाँ हुई। तो ये अपने आप में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टेस्ट तो सब लोग देते हैं, उसमें गलतियाँ भी होती हैं, कुछ क्वेश्चन सही भी आते हैं, नंबर भी आते हैं, रैंक भी आती है। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा क्या गलत हुआ और क्यों गलत हुआ, जिससे कि वो आगे ना गलत होने पाए। तो इसी सब चीज़ों का ध्यान, छोटी छोटी बातों का भी ध्यान न्यूलाइट आपका रखती है। और ये जो पेपर कल हुआ था 27 नवंबर को, उसके ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको ज़्यादातर बच्चों ने गलत किया। बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, हो जाती हैं, देखिए और कायदे से समझिए। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। A length is measured as 2500 meter by a meter scale. Which of the following statement is correct? अगर आपने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से कायदे से पढ़ लीजिए। बहुत सरल चीज़ है। गलतियां सिर्फ और सिर्फ अनजाने में होती हैं। अदरवाइज इसमें ना तो कोई खास कैलकुलेशन है, ना कोई बहुत ज़्यादा साइंस है। सिर्फ 7 या 8 रूल्स हैं जिनको हमें चरणबद्ध तरीकों से पालन करना पड़ता है। अब ये 2500 मीटर है और यहाँ पे बाद में मीटर आ गया है। अगर ये नंबर होता तो इसमें खाली 2 सिग्निफिकेंट फिगर थी, लेकिन मीटर लिख गया है तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 4 हैं। हमेशा ध्यान रखिए। तो 4 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन गिवन डाटा इज 4 एट ऑल। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन गिवन डाटा इज 4, बट इट शुड बी रिटन एज दिस। तो जो रूल है इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड फिजिक्स, वो कहती है कि फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन में नंबर लिखे जाने चाहिए। तो यहाँ पर 4 आपको लग रहा होगा कि ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स तो दोनों ही 4 बना रही हैं। ये दोनों तो खैर गलत हो गई, ये दोनों तो खैर गलत हो गई, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं, ये 2 बता रही हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें हमारे पास ये ज्यादा सही है। मोस्ट अप्रोप्रिएट चूज करना पड़ता है ना, अगर 2 सही लगे तो जो आयोपेप यानी उसका रूल है, उसके अकॉर्डिंग द नंबर्स एंड रिजल्ट शुड बी एक्सप्रेस्ड और इन डिनोटेड इन साइंटिफिक मैनर। तो ये वाला तरीका ज्यादा सही है। दिस वन इज मोर एक्यूरेट। तो देयरफॉर आंसर इसका हम लोग 3 वाला लेंगे। आंसर ये भी गलत नहीं है। अगर ये ना लिखा होता तो हम इसी को सही मान करके चलते। जैसे सपोज यहां लिखा होता नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इज 3, तब यही सही होता है। लेकिन इन दोनों में ये ज्यादा सही है। और आप जानते हैं जहां सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट का फंडा चलता है। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि आप सारे रूल्स एक बार पढ़ लीजिए और आपके नंबर क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के। चलिए, the threshold frequency of photoelectric effect supports the particle nature of sunlight। तो ये सही है, ये बिल्कुल सही है। और अगर वेव नेचर होता तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की कोई जरूरत नहीं थी। ये जो 2 रूल्स हैं, एक
जैसे ये मेटल प्लेट है, इस पर हम लाइट डाल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है, निकलना होता है तो तुरंत एमिट कर जाता है, कोई टाइम लैग नहीं होता है, दोनों इवेंट साइमल्टेनियसली होती हैं, इंसिडेंट ऑफ लाइट एंड एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल प्लेट। और तभी होता है जब इसकी फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है। ये पार्टिकल नेचर है। वेव नेचर फिर क्या होता है, इसको भी समझिएगा। वेव नेचर होता, अगर ये लाइट इसमें वेव की तरह बिहेव करती तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मैटर ना करती, चाहे जिस फ्रीक्वेंसी की हम लाइट डालते इलेक्ट्रॉन जरूर निकलता, और लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होती इलेक्ट्रॉन का एमिशन उतनी ही दूर देर से होता। एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव पार्टिकल डुअलिटी में, आई थिंक एडिशनल में 2.319 करके है, आसपास देखिएगा। उसमें एक प्लेट है, लाइट डाली जा रही है और उन्होंने पूछा है कि अगर लाइट को वेव नेचर का मान लें तो फोटो इलेक्ट्रॉन कितनी देर के बाद निकलेगा। तो करिएगा उस क्वेश्चन को, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास वेव सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर को। वेव नेचर में कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ एनर्जी होती, तो एनर्जी आती रहती, चाहे कम इन फ्रीक्वेंसी की होती चाहे ज्यादा की होती, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होती इलेक्ट्रॉन निकल जाता। तो जरूर निकलता, हर फ्रीक्वेंसी की लाइट से निकलता और कुछ देर में निकलता। पार्टिकल जैसे होता है ना, कि जैसे पार्टिकल क्या है, उसके पास एनर्जी है, जा रहा है, टकराया तो उसको जितनी एनर्जी देनी होगी एट वंस दे देगा, लगातार नहीं देता है एनर्जी। तो लाइट भी यही करती है, टकराया और एक बार में एनर्जी दे देती है। अगर वो कम है तो नहीं निकलेगा, ज्यादा है तो निकल जाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, बाकी एनसीईआरटी में भी लिखा है, थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। तो ये भी सही है, ये आप जानते ही हैं, गलत का तो क्वेश्चन ही नहीं उठता, ये सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इससे ये कहीं नहीं पता चलता है कि वर्क फंक्शन के बारे में कुछ पता चले। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इसलिए एग्जिस्ट करती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए एक मिनिमम एनर्जी जरूरत होती है, जो असर्शन में कहीं नहीं बताया गया है, खाली एक फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया गया है, इसलिए इसका आंसर सेकंड वाला सही है। और वैसे भी आपको एक नेक सलाह दें, इफ यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट एनीथिंग, और अगर असर्शन रीजन में 1 और 2 होता है तो आप स्किप कर दें, क्वेश्चन ज्यादा सही है। ये बिल्कुल सही है, असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, और इसमें दोनों फॉल्स, तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लेकिन इन दोनों में अगर दोनों सही हैं तो ये एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं, इसमें जब तक आप बिल्कुल श्योर ना हो आप अटेम्प्ट ना करें, क्योंकि ये तो क्वेश्चन खैर स्ट्रेट फॉरवर्ड था, लेकिन कई असर्शन रीजन के क्वेश्चन में जो पहले एम्स में आए हैं, ये देखा गया है कि कोई सी राइटर के हिसाब से आंसर ए होता है, किसी के हिसाब से बी होता है। तो ये आपके लिए एक सतर्क रहने की बात है, बहुत क्रिटिकली, बहुत ही लॉजिकली सोचना पड़ता है, और इवन इफ यू आर बाय डबल माइंड देन लीव दिस प्रॉब्लम। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको कई तरीके से किया जा सकता है, और सबसे बेस्ट तरीका बेटा डिस्टेंस कवर्ड निकालने के लिए होता है, आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना लो। तो एकदम सही ना बताओ तो थोड़ा सा रफली बना दो। तो मेरे पास बेटा ये, मैं इसका वेलोसिटी निकालता हूं, तो x इज इक्वल टू t-2 होल स्क्वायर है, देखो, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt, दैट इज इक्वल टू 2t
इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 कर लिया। तो अब इसको डिफरेंशिएट आसानी से कर लोगे, 2t माइनस 4। अब इसका ग्राफ बनाओ, स्ट्रेट लाइन होगा 2t माइनस 4। तो t बराबर 0 पे वेलोसिटी होगी -4, ये -4 है t बराबर 0 पे, और t बराबर 4 सेकेंड पे 4 2 जा 8 -4, तो ये वेलोसिटी +4 हो जाएगी। और ये ग्राफ है, और ये t बराबर 2 सेकेंड पे ये वेलोसिटी 0 है। बस 4 सेकेंड तक बनाएंगे। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो देखो, एक एरिया ये है, ये एरिया निगेटिव होता है, और दूसरा एरिया ये है, ये पॉजिटिव होता है। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, तो इन दोनों एरिया को माइनस कर देंगे, और अगर डिस्टेंस निकालनी है तो इन दोनों एरिया को जोड़ दीजिए। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 इंटू, दोनों के बराबर एरिया है, बेस ये 4 है ना, तो ये 2 है और ये 4 है, तो हाफ 2 इंटू 4, तो ये दोनों कट गए और 8 मीटर इसकी डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ गई। इसमें बहुत लोग बहुत तरह के तरीके बताते हैं, और अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है, वेलोसिटी से थोड़ा सा ग्राफिकल अप्रोच ले लेंगे, तो ये श्योरिटी है कि इसका आंसर कभी गलत नहीं होगा आपसे। और बहुत कठिन तो पूछे भी नहीं जाते हैं कि ग्राफ ना बन पाए, तो इसलिए आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना के डिस्टेंस वाले क्वेश्चन किया करिए। अब इससे सिंपल क्या क्वेश्चन होगा, तो दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में होता है R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, और इसकी जो एरर होती है वो डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2 होता है। तो R1 प्लस R2 हो जाएगा 6 प्लस 10 इज इक्वल टू 16, और डेल्टा R1 इज 0.3 और डेल्टा R2 इज 0.5, तो 0.8 एरर हो गई। परसेंटेज एरर चाहिए तो ठीक है, डेल्टा R अपॉन R इंटू 100, तो 0.8 अपॉन 16 इंटू 100, तो ये बन गया 80 अपॉन 16, यानी दैट इज 5%। फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। अगर ये पैरेलल में होता तो थोड़ा सा चक्करी क्वेश्चन था, सीरीज वाला तो बहुत ही सिंपल होता है। और आप जानते ही हैं कि जब दो ऑब्जेक्ट को सम किया जाता है तो उनकी एब्सोल्यूट एरर जुड़ जाती हैं, तो सेम थिंग हम लोगों ने की है। अगर प्रोडक्ट होता है तो परसेंटेज एरर ऐड होती हैं, अगर सम होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो परसेंटेज एरर ऐड होती हैं, सब्ट्रैक्ट तो कभी नहीं होती। Zener diode is used as, तो I will go with DC voltage stabilizer, क्योंकि अब इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखें, ये दोनों तो खैर जानते ही हैं कि जीनर डायोड मोनली रेगुलेशन के लिए यूज किया जा सकता है, और रेक्टिफायर में ये यूज नहीं होता है, कर भी नहीं सकते हो। और अगर ये आपको मालूम हो, अगर जीनर डायोड पढ़ा हुआ है तो वोल्टेज रेगुलेशन में इसको रिवर्स बाइस में यूज करते हैं, जीनर पोटेंशियल का यूज करते हैं। तो अगर आपने एसी वोल्टेज को रेगुलाइज करना चाहा तो हाफ साइकिल के बाद जब वो पोलैरिटी बदलेगी तो आपका डायोड तो फॉरवर्ड बाइस में हो जाएगा, तो रेगुलेट कैसे करेगा। तो इसीलिए इसको डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर के बीच में किया जाता है। और इसका आंसर शायद एसी दिया हुआ है, तो उसको करेक्ट कर लेना प्लीज, गलत मत करके आना नीट में।
वो धोखे से छूट गया होगा। इसका आंसर डीसी वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है। ये फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन ऑफ गेट इज इक्विवेलेंट। तो मैंने बताया कि डोंट गो विद बूलियन अलजेब्रा। आप बूलियन अलजेब्रा में मत जाया करिए, आप ट्रुथ टेबल बनाया करिए। तो बनाइए ट्रुथ टेबल ए बी और ये वाई। तो पहला हम लेते हैं 0 0, दूसरा लेते हैं 1 0, 0 1 और 1 1। अब देखिए, पहले मैं 0 0 लेता हूं और ये देखो, ये कौन सा गेट है? ये नॉर गेट है और ये नैंड गेट है और ये एंड गेट है। तो एक एक करके लो और मैं थोड़ा अपने पेन को पतला कर लेता हूं तो जिससे ज्यादा डाटा रख सकूं। तो पहला डाटा मैं रख रहा हूं, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो 0 0 का आर गेट होगा 1 और आर गेट होगा 0 और नॉर हो जाएगा 1। और ये नैंड गेट है तो ये भी 1 हो जाएगा। 0 आया 0 आया तो एंड का 0 होता और नैंड का 1 हो जाएगा। तो अब ये 1 1 जा रहा है तो ये 1 जा रहा है तो ये 1 आ रहा है। 0 0 पे 1 आ रहा है, ठीक है। अब इसके बाद इन दोनों में एक ही देखो, क्योंकि वही सेम जा रहे हैं ना। तो 1 0 ये लो या 0 1 हो, इन दोनों के आउटपुट सेम रहने वाले हैं। तो मैं इसको दूसरे कलर से लिखता हूं। सपोज ये बढ़िया कलर है, पिंक कलर लिखता हूं। तो सपोज ये 1 है और ये 0 है। तो 1 0 में आर क्या होता है? ये नॉर है ना, तो आर क्या होता है 1 0 में? 1। तो ये 0 आ जाएगा बेटा। और ये नैंड है तो 1 0 में 0 ही आएगा और ये 1 हो जाएगा। और जब 0 और 1 ये एंड में जाएगा तो 0 आएगा। तो ये 0 आ गया और ये भी सिमिलरली 0 ही आएगा। अब लास्ट देखते हैं 1 1 क्या होता है। तो ये 1 आ गया, ये 1 आ गया। तो 1 1 का 1 होता है तो ये 0 हो गया भाई। और 1 1 का ये 1 होता है तो ये भी 0 आ गया। तो 0 0 का 0 आ गया तो ये भी 0 आ गया। अरे तब तो ये भाई नॉर गेट बन गया। ये नॉर गेट आ रहा है तो ये नॉर गेट है। सिंपल। आप बूलियन अलजेब्रा पे मत जाओ, आप सीधे सीधे जाओ कि मतलब कैसे ट्रुथ टेबल ज्यादा सरल पड़ेगी आप लोगों को। ब्लॉक ऑफ मास है तो ये बड़े ही सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ का वर्णन निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। तो एफ और ये एस कॉस थीटा इज द डिस्प्लेसमेंट अलोंग फोर्स। तो पार्टिकल जब ए से बी गया है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये है और इसके हम दो कंपोनेंट कर देते हैं, एक ये और एक ये। तो ये परपेंडिकुलर टू एफ है वर्टिकल डायरेक्शन में और ये हॉरिजॉन्टल में है। तो मुझे ये वाली लेंथ चाहिए। तो आंसर हो जाएगा एफ और ये वाली लेंथ निकाल लो। ये आर है, ये 30 है, ये तो 90 डिग्री है। तो ये हो जाएगा आर साइन 30 यानी r/2। तो दिस इज FR/2। तो ये पहला वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। तो सिमिलरली अगर mg का वर्णन निकालना है तो mg विल एक्ट लाइक दिस। तो mg और ये वाला डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो वर्टिकल वाला डिस्प्लेसमेंट अगर ये r साइन 30 था तो ये r cos 30 हो जाएगा। और अगर ये r cos 30 हो जाएगा तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? r माइनस r cos 30 यानी √3/2। तो ये वाला वर्क डन। और साथ में माइनस ले लेना क्योंकि यहाँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में थे।
यहाँ पे mg नीचे है और डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है, तो माइनस आ जाएगा, तो ये mg का बर्डन हो जाएगा। टेंशन का बर्डन 0 हो जाएगा हमेशा, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे चल रहा है और टेंशन हमेशा इस टेंजेंशियल पाथ के परपेंडिकुलर रहता है। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल, और ये रटा हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हम जानते हैं आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, के मैक्स इज इक्वल टू एच न्यू माइनस वर्क फंक्शन फाई। तो के मैक्स बराबर होता है ई वी नॉट एच न्यू माइनस फाई। तो वी नॉट इज इक्वल टू एच अपॉन ई न्यू माइनस फाई। तो वाई एक्सिस पे वोल्टेज है और एक्स एक्सिस पे न्यू है, तो स्लोप ये बना। तो स्लोप यानी टेन थीटा, और दैट इज इक्वल टू एच अपॉन ई, और इसको वर्ड में लिख दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट इज गिवन बाय। तो प्लैंक कांस्टेंट एच इज इक्वल टू ई इंटू स्लोप। तो स्लोप ऑफ द लाइन नहीं देगा, एच अपॉन ई होगा, और कई लोगों ने आंसर गलत दिया होगा, क्योंकि अगर हम के मैक्स और न्यू के बीच में ग्राफ खींचते तो स्लोप प्लैंक कांस्टेंट ही देता। तो ये 1132 बच्चों से गलत हुआ है, तो उनके दिमाग में यही रहा होगा। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ द लाइन एच अपॉन ई है, तो ये स्लोप प्लैंक कांस्टेंट के बराबर नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये सही है। प्लैंक कांस्टेंट इज इक्वल टू स्लोप इनटू, और बाकी ये सब तो अलग ही है। मास नहीं, चार्ज से मल्टीप्लाई किया, तो ये गलत हो गया। जो जल्दी में पढ़ेगा ध्यान में नहीं पढ़ेगा, कुछ लोगों की आदत होती है ना, पहले चौथा पढ़ेंगे और ध्यान नहीं दिया, तो ये भी वो मल्टीप्लाई कर सकते थे। ये प्रोडक्ट ऑफ स्लोप एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है, तो मिस कर जाओ तो ये भी आंसर देने के चांसेस बहुत हो जाते हैं, जो गलत है। मास नहीं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्ट होता है। ओके, दोनों ही बातें हो गई। और ये इंटरसेप्ट है, ये भी बता दें आपको, ये इंटरसेप्ट देता है -5/e, और ये इंटरसेप्ट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देता है। किसी भी ग्राफ को जब आप पढ़िए तो उसके 2-3 फंक्शन देख लीजिए, एरिया क्या देता है, इंटरसेप्ट क्या देते हैं, स्लोप क्या देते हैं, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल भी इसी पे बनते हैं और थ्योरेटिकल भी इसी पर बनते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही वैसा है, लैम्डा फोटॉन निकालनी है, तो ये हो जाएगा hc अपॉन ई, और अगर हमें लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालना है तो h अपॉन 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई, एनर्जी दोनों की बराबर है, तो लैम्डा फोटॉन अपॉन लैम्डा इलेक्ट्रॉन, तो hc अपॉन ई, और ये h अपॉन √2me। बाकी चीजों को छोड़ दो, ये रूट ई है, ये ई है, h कट गया, तो √2mc ये सब कांस्टेंट है, अपॉन √e। तो 1/√e के ये प्रोपोर्शनल है, दिस रेशियो इज प्रोपोर्शनल टू 1/√e। इसी कैलकुलेशन थी और ये आपको करना पड़ेगा। A body of mass m accelerates uniformly, तो चलिए u बराबर 0 है, और सपोज एक्सेलरेशन a है, लेट एक्सेलरेशन a है, और ये u से v1 जाता है टाइम t1 में, तो यू कैन कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन। तो v1 बराबर 0 प्लस a t1, तो a इज इक्वल टू v1 अपॉन t1, ठीक है।
इंस्टेंटेनियस पावर ये क्या होती है? फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स क्या होता है? ma, और वेलोसिटी क्या होती है? at। तो m हो गया a स्क्वायर, a ये हम निकाल चुके हैं, तो v1 अपॉन t1 स्क्वायर कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाई t, तो m v1 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर इंटू t, तो वी विल हैव फोर्थ आंसर। पावर F बराबर P बराबर F डॉट V होती है, उसी से हमने निकाला हुआ है। 1298 89 बच्चों ने गलत किया है। तो ये आपके 10 वो घातक भ्रामक क्वेश्चन थे जो आपसे गलत हो गए थे छोटी छोटी बातों से। क्वेश्चन तो इनमें से कोई भी डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन बस गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो रहते हैं, ठीक है। तो ठीक है बच्चों, फिर अगले 10 के दम में मिलते हैं। अभी आपका फिर कई टेस्ट हैं। 1 तारीख को फुल लेंथ टेस्ट है, तैयारी करिए, दीजिए, बढ़िया पेपर है, थोड़ा सा झंझनाता हुआ। थैंक यू। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्रिय चैनल न्यू लाइट नीट पर। बच्चों, जैसा कि आप जानते हो, आदरणीय सिंह सर की मुहिम कि अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। बच्चों, 27 नवंबर को आपका नीट मॉडल 2 हुआ था, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ऐसे 10-10 क्वेश्चन जो ज्यादातर बच्चों के गलत हैं, उनका वीडियो एनालिसिस लेकर हाजिर हैं हम लोग। केमिस्ट्री का पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। टॉप 10 क्वेश्चन जो ज्यादातर बच्चों के गलत हुए हैं, जिसको नाम दिया गया है 10 का दम। आइए शुरू करते हैं उसको और देखते हैं ऐसी क्या बातें थी उन क्वेश्चंस में। आइए, तो जैसा कि आप जानते हैं 10 का दम ऑल इंडिया नीट टॉपिक टेस्ट T9, और जिसे मैंने बोला मॉडल 2, इसके तहत आज का एनालिसिस होगा। तीनों सब्जेक्ट में जो 10-10 क्वेश्चन गलत हुए हैं ज्यादातर बच्चों के, उनका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आ रहा है 54 BRF3, इसकी ज्योमेट्री के बारे में पूछ रहा है, स्क्वायर प्लेनर बता रहा है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन अगर हम देखेंगे तो ये 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर से 6 बनेगा और sp3d2 बन जाता है। इतना आप सब लोग जानते हो। डिस्टॉल्टेड ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है। लेकिन जब अगर हम शेप की बात निकालने पर आ जाएं तो बना लेंगे हम लोग, और इस तरह से ये होगा, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर एक एफ और यहां पर लोन पेयर की प्लेसिंग, स्क्वायर पिरामिडल अरेंजमेंट आ रहा है। तो स्क्वायर पिरामिडल होना चाहिए था, लेकिन यहां स्क्वायर प्लेनर है, तो ये बात गलत हो जाती है। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा स्टेटमेंट है 1 डे बाई इज इक्वल टू 3.33 इंटू 10⁻30 कूलम मीटर। ये बात भी गलत है। ये 3.33 इंटू 10⁻−30 कूलम मीटर होना चाहिए, ठीक है ना। ये वही होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये दोनों ही स्टेटमेंट यहां पर गलत दिए हुए हैं। तो यहां पर जो ऑप्शन होगा वो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट। पहले के साथ हम जाएंगे, पहला जो होगा इसमें हो जाएगा, ठीक है ना। और ये 1236 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने इस क्वेश्चन को गलत किया है। तो 10 का दम में ये पहले नंबर पे क्वेश्चन है जिसे रखा गया है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात थी कि -30 होता है और यहां पे 10⁻30 दिया है। बहुत सारे बच्चों ने इसे सही कर दिया होगा और अपना 1 नंबर खो दिया होगा। तो ऐसी गलतियों से बचना है। तो इसका पहला है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इज फॉर द बॉन्ड।
हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहा है, 987 बच्चों ने इसे गलत किया है। देखिए कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड की जब बात करते हैं तो कार्बन और कार्बन की सेल्फ लिंकिंग टेंडेंसी को कहते हैं कैटिनेशन, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। तो कैटिनेशन सबसे ज्यादा होती है और वो हाई बॉन्ड एनर्जी के कारण है। और एक बात और यहां पर समझने वाली है कि नाइट्रोजन हो, फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो, इन सभी के पास लोन पेयर प्रेजेंट हो जाते हैं, जबकि कार्बन के चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में इंगेज रहते हैं। ठीक है, तो बाकी इन तीनों के पास लोन पेयर रहते हैं, तो जिस वजह से बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा कार्बन की हो जाएगी, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की। कैटिनेशन सबसे ज्यादा होता है, आप सब लोग जानते हो। इस क्वेश्चन को गलत किया 987 बच्चों ने। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल की बात आ रही है। लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल की जब बात आती है तो बॉन्ड एंगल का ये जो क्राइटेरिया है, इसके लिए बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, तो 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर के साथ ये 4 sp3 बॉन्ड एंगल 104 डिग्री के आसपास हो जाएगा। OF2 और OCl2 में भी 2 सिग्मा और 2 लोन पेयर है। ठीक है, ये भी sp3 है। यहां पर देखने वाली बात इन दोनों में ये है कि सेंट्रल एटम हो, नंबर ऑफ लोन पेयर हो, हाइब्रिडाइजेशन हो, ये तीनों ही बातें सेम है। अब जब ये तीनों ही बातें सेम है तो ऐसे केस में जो बॉन्ड एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ साइड एटम के। ठीक, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ साइड एटम के। तो अगर आप देखोगे इन दोनों कंडीशनों में इसको अप्लाई करके, तो जो Cl है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम है फ्लोरीन से और साइज ज्यादा है, तो OCl2 का जो एंगल होगा वो ज्यादा होगा। ठीक है, और एक तरीका और होता है, वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। देखिए Cl का साइज बड़ा है ना फ्लोरीन से, इनके बीच का एंगल मान लीजिए अल्फा है, तो क्योंकि साइज बड़ा है तो मॉलिक्यूल्स में जो रिपल्शन होगा तो उससे भी इनका बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाता है। ठीक है, इस वजह से यहां पर Cl2O में बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा होगा। ठीक, H2S में 2 सिग्मा 2 लोन पेयर एक कॉन्सेप्ट था। ऊपर से नीचे जाने पर जब हाइड्राइड्स की बात करते हैं ग्रुप 15 में, सिस्टीन में, तो एंगल जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। ठीक, तो उस केस में इसका एंगल यहां पे सबसे कम होगा और सबसे ज्यादा होगा Cl2O का। तो ये बात निकल कर आ रही है कि थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट है। और इस सवाल को गलत किया है 1385 बच्चों ने। तो बचिएगा ऐसे सवाल से, OF2 आ जाए, OCl2 आ जाए, OBr2 आ जाए, तो आप जजमेंट ले सकते हो ये जो मैंने लिखा है इसके आधार पे। ठीक है, कि अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, लोन पेयर सेम हो और साइड आइटम सेम हो, तब ये लगाएंगे आप और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, चलिए 58 विच ऑफ द फॉलोइंग हेलोजेंस हैव मैक्सिमम एफिनिटी फॉर हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से मैक्सिमम एफिनिटी, देखिए सबसे एक बात आप जानते हो कि जो फ्लोरीन है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्षमता यूनिक है ही। और एक तो ये रीजन हो जाएगा इसमें, और दूसरा रीजन एक ये होगा कि अगर हैलोजेंस में देखें हम तो ये सबसे छोटा है, और जब ये सबसे छोटा है तो ये इजीली एफिनिटी करना चाहेगा हाइड्रोजन के साथ, है ना। तो ये दो कारण हैं जिससे हम F2 को सिलेक्ट करेंगे। पहला ऑप्शन होगा। 1358 बच्चों ने इसे भी गलत किया है, ध्यान रखिएगा इन सब बातों का। 67 की बात हो रही है, आयनाइजेशन इंथैल्पी में भी एक्सोथर्मिक, गलत बात है, ये एंडोथर्मिक होती है भैया, एंडोथर्मिक होती है। ये कैसी होती है? एंडोथर्मिक होती है। होती क्या है? आइसोलेटेड गैसियस आइटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है वो होता है
आयनाइजेशन इंथैल्पी, और ये पॉजिटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो देखिए इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, पहली होती है एक्सोथर्मिक, दूसरी होती है फिर एंडोथर्मिक। तो ये जो है दोनों बातें हो सकती हैं। तो ये सही था, ये गलत था। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ गिवन एलिमेंट इज नॉट कांस्टेंट। कोई जरूरी नहीं है कि कोई हमेशा, फ्लोरीन को छोड़ के कोई जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन हमेशा जो है वो मोर ही रहेगा। जैसे ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है यहाँ, लेकिन यही ऑक्सीजन फ्लोरीन से जुड़ा है तो ये लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव हो गया। तो ये रिलेटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, रिलेटिव प्रॉपर्टी है ये। तो ये भी बात ठीक है। एन आयन ऑफ एलिमेंट इज ऑलवेज लार्जर इन साइज देन इट्स न्यूट्रल एटम, बिल्कुल सही बात है, ये भी बात बिल्कुल सही है। अगर F में और F माइनस में साइज की बात करेंगे तो F माइनस का साइज बड़ा होता है, जो एनायन है अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है और कैटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। ये बात आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। तो ये बात भी सही, तो तीन बातें यहां पर सही हैं, ए गलत है। तो ए गलत है तो थर्ड और फोर्थ तो गलत हो गया, तीन बातें सही थी। सेकेंड ऑप्शन के साथ जाएंगे, सेकेंड ऑप्शन होगा इसका सही। 1398 बच्चों ने गलत किया, बहुत बड़ी संख्या है ये, तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें। और फिर भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो इस एनालिसिस के द्वारा वो क्लियर हो जाएगा। 70 डिटेक्शन ऑफ सल्फर इन सोडियम एक्सट्रैक्शन इज डन बाई। तो देखिए अगर हम यहां पर बात करते हैं, इस क्वेश्चन की बात करते हैं, तो इस क्वेश्चन के लिए आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस में सल्फर का डिटेक्शन में एक रिएक्शन लिखवाई गई थी, ठीक है, और वो रिएक्शन थी, मैंने आपसे बताया था, नाइट्रोप्रोसाइड बनाता था, NO से फाइनली कन्वर्ट हो जाता था NOS में, और ये NOS इसका कलर आता था वॉयलेट, ठीक है ना। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड Na4 FeCN5NOS ये बनता था फाइनली, है ना। तो याद करने के लिए मैंने बताया था, तो सल्फर के डिटेक्शन में ये बात जरूरी थी। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड की बात हो गई। अब यहां अमोनियम मॉलिब्डेट दिया है, ये गलत बात है, ऐसी कुछ भी बात वहां पर थी ही नहीं, ठीक। तो अब अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट अगर होता तो फॉस्फोरस की बात हो जाती, यहां पर मेरी बात समझ रहे हैं ना, किसकी बात हो जाती, फॉस्फोरस की बात हो जाती। लेकिन डिटेक्शन ऑफ सल्फर की बात कर रहा है तो इसका रोल कोई है ही नहीं, बचा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये फाइनली, ये तो मेरी ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई थी ये याद रखने के लिए। अब सल्फर के लिए सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है Na2S। अब इसकी रिएक्शन अगर हम करा दें Na2FeCN5NO से, तो ये फाइनली कन्वर्ट होकर यही बना देता था जो मैंने आपसे बताई है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन है। तो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड वाली रिएक्शन जो है ये कंफर्म करती थी डिटेक्शन ऑफ सल्फर के बारे में, ठीक है। और फिर से कह रहा हूं, ट्रिक के माध्यम से चीजें याद हो जाती हैं। याद कराया था नो से नोज, वॉयलेट कलर, रिएक्शन फाइनली ये है आपके सामने। इसको भी बड़ी संख्या में बच्चों ने गलत किया है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80, पेनिसिलिन इज बैक्टीरियोसिडल, NCERT की लाइन है, ठीक। ऑफ्लेक्सिन इज बैक्टीरियोस्टेटिक, गलत बात है, ये भी बैक्टीरियोसिडल है, ठीक, ये भी जो है बैक्टीरियोसिडल है। और ये जानकारी आपको NCERT में 12th वाली पेज नंबर 448 में दी हुई है, आप देख सकते हैं, पूरा डेटा दिया हुआ है। ये 1415 बच्चों ने गलत किया था, जबकि थ्योरी वाली बात है, ध्यान रखिए इन सब चीजों का। तो स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। 80 का फर्स्ट होगा बेटा, 80 का क्या होगा, फर्स्ट होगा।
ठीक है, सॉरी 80 का फर्स्ट नहीं होगा, ये तो बोथ इनकरेक्ट हो गए, एक सही है और एक गलत है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट सेकेंड इज इनकरेक्ट, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नियोप्रीन इज अ पॉलीमर ऑफ 2-क्लोरोब्यूटाडाइईन। तो ये 2-क्लोरोब्यूटाडाइईन असल में ये क्लोरोप्रीन की बात कर रहा है ना, तो क्लोरोप्रीन की बात कर रहा है, तो आइए देखते हैं। क्लोरोप्रीन की बात कर रहा है, अब इसका आईयूपीएसी नेम आइए निकाल लीजिए, 1 2 3 4, तो नाम क्या हुआ, 2-क्लोरो ब्यूटा 1,3 डाइईन, ठीक है ना, तो ये बात तो सही है भाई। ब्यूना एन इज अ नेचुरल रबर, गलत बात है, ये सिंथेटिक है। 1358 बच्चों ने इसको गलत किया है, जबकि ऐसी कोई बहुत बड़ी बात यहां पर थी नहीं। तो एक सही है एक गलत है, फिर से सेकेंड ऑप्शन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड इज इनकरेक्ट। इंक्रीज टेम्परेचर फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो देखिए अगर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर तो इक्विलिब्रियम की जो शिफ्टिंग है वो एंडोथर्मिक की तरफ होगी, ठीक, और कंबशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं। तो यहां पर देखने पर आप तुरंत जजमेंट ले सकते हो ये एक्सो है ना, ये भी एक्सो है। अब बची ये दोनों रिएक्शन, तो इनऑर्गेनिक की एक बड़ी फेमस रिएक्शन है O2 से O3 का बनना, O2 से O3 का बनना एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर इसको उल्टा कर दें हम, उल्टा ही तो कर दिया इन्होंने, तो ये भी कैसी हो गई, एक्सो, तो 3 एक्सो हो गई। तो जाहिर सी बात है, अब इसको हम देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट से डायमंड का कन्वर्जन, देखिए डायमंड से ग्रेफाइट का कन्वर्जन एक्सोथर्मिक होता है, तो रिएक्शन उल्टा कर दिया, तो ये इंडो हो गई, और इंडो हो गई तो इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके, तो इंक्रीज टेम्परेचर करने पर शिफ्टिंग जो है वो कहां पे जाएगी, वो एंडोथर्मिक की तरफ जाएगी। तो इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को, फेवर्स द फॉरवर्ड रिएक्शन, तो ये थर्ड वाले ऑप्शन के लिए हो जाएगा। ग्रेफाइट से डायमंड के कन्वर्जन में ये बात निकल कर आ रही है, एंडोथर्मिक के लिए के जो होता है टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, तो यहां पर थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। 94, द नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर की बात हो रही है, तो ऑप्टिकल आइसोमर में सबसे पहले इसको हम बना के देख लेते हैं, CH3 C CH3, ये Br है, ये Br है, ये H है सर, ये H है। अब ध्यान से देखिए ये इक्वल पार्ट्स में कट रहे हैं, है ना, मीजोफॉर्म की बात हो गई, और उसके लिए ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमर का फॉर्मूला होता है 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power n/2-1, जहां पे n कायरल कार्बन की बात होती है। तो एक ये हो गया सर, एक ये हो गया, तो 2 to the power 2-1 प्लस 2 to the power 2/2-1, तो 2 की पावर 1 प्लस ये हो गया, तो 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, तो 2 + 1 बराबर 3 हो गया, आंसर आ गया 3। 1152 बच्चों ने इसे गलत किया है, ध्यान रखिएगा इन फ्यूचर ऐसी गलतियां ना हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपना डिस्कशन देखा और जाना कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो थे वो गलत थे और कौन कौन सी बातें आपको जाननी है, कौन कौन सी गलतियों से आपको बचना है, ऐसी गलतियां दोबारा ना हो इसके लिए मिस्टेक बुक बनाइए, अपनी गलतियों को नोट करिए और सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर नोट करिए जो आप मिस कर रहे हैं। ऐसा करने से फ्यूचर में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे
इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हेलो बच्चों, न्यू लाइट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, मैं विक्रम चक्रवर्ती आज आपके समक्ष लेकर के हाजिर हुआ हूं 10 का दम का सेशन। प्यारे बच्चों, आज का हमारा पेपर है ऑल इंडिया नीट 9 टॉपिक टेस्ट सीरीज, जो कि मॉडल 2 था। पेपर काफ़ी अच्छा था, आप सबने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, इसके लिए मैं आप सभी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। और सबसे पहले इस पेपर को यूट्यूब पर एक्सप्लेन करने वाले हमारे टीचर, सीनियर साथी डॉक्टर शैलेंद्र मिश्रा, रिया मैम और संगम पांडे सर ने बखूबी बहुत ही अच्छे तरीके से पेपर को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं, और इसके लिए मैं उससे विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी टीचर्स को। ठीक है, तो हम लोग ये करके आज अपना सेशन शुरू करते हैं। आज ये हमारे मेंटर डॉक्टर एसपी सर का विशेष प्रयास है कि आप लोग को उन 10 सवालों में विशेष जिसमें आप गलतियां हुई उसे अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके आप लोग को बताया जाए कि कहाँ आपने मिस्टेक की और उन सवालों से आप क्या सीख सकते हैं। आज के सवालों से मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, और आज का हमारा सेशन है 10 कदम। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार सभी को, आप देख सकते हैं, और ये हमारा 10 कदम का सेशन है। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, एन एक्सेल हैज 2.5 पिकोग्राम ऑफ डीएनए इन इट्स न्यूक्लियस, हाउ मच अमाउंट ऑफ डीएनए विल बी इन एनिमल एट द एंड ऑफ एस फेज। ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम तो ये एक सेल दैट इज G1। ठीक, उसके बाद आपको पता है कि छोटा बनाया, देखिए सबसे पहले ये एक सेल जो कि G1 फेज में है, उसके बाद ये आपका S आता है, उसके बाद ये G2 आता है। कोई भी सेल हो, चाहे वो जर्मिनल सेल हो, ठीक, जर्मिनल सेल हो या आपकी सोमैटिक सेल हो, सोमैटिक सेल हो, जर्मिनल सेल हो, वो गुजरेगी इसी दौर से, G1 या G2 से। अब इसके दो रास्ते हैं, पहला या तो वो फिर वो मियोसिस में चली जाए, कोई भी सेल हो, या फिर वो माइटोसिस में चली जाए। मैं क्या बता रहा हूँ, कोई भी सेल, जर्मिनल सेल या सोमैटिक सेल होगी तो वो आपकी माइटोसिस में जाएगी, जर्मिनल सेल होगी तो वो माइटोसिस में भी जा सकती है और मियोसिस में भी जा सकती है। क्यों? क्योंकि जर्मिनल सेल अपना नंबर माइटोसिस से बढ़ाती है। बात को समझिए, तो मियोसिस और माइटोसिस के दो रास्ते। अब इसमें पहले मियोसिस फर्स्ट होगा, जिससे दो डॉटर सेल बनेंगी। ठीक, मियोसिस 1 से, इन्हें हम डॉटर सेल के नाम से जानते हैं, डॉटर सेल। अब इनमें फिर मियोसिस 2 होगा, दैट इज M2। अब इनमें दो सेल बनेंगे छोटे छोटे, ये आप देख सकते हैं, और ये इन्हें हम बोलते हैं गैमीट्स। ठीक, ये गैमीट सेल। अब या तो ये स्पर्म होगा अगर मेल होगा तो, और या तो ये एग होगी, ठीक, या फीमेल होगी, 2 4 5 मिलती। ठीक, और यहाँ पर आपके दो सेल बनते हैं। पूरे कंसेप्ट को सीख लीजिए। ठीक, अब ध्यान से देखिए, मैं अगर ह्यूमन की केस की अगर हम बात करें, तो अगर मैं ह्यूमन की बात करें, 2C DNA और 46 क्रोमोसोम, यहाँ पर DNA का अमाउंट डबल, क्रोमोसोम रिमेन सेम। यहाँ भी वही चीज़, 4C 46। जब माइटोसिस होती है तो इसमें 2C DNA, इसमें 2C, इसमें 46, इसमें 46। अब देखिए, क्रोमोसोम जितना पहले था स्टार्टिंग में, उतना ही क्रोमोसोम अभी है, इसीलिए माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। ठीक, लेकिन डीएनए 2C था, 2C अभी भी है, लेकिन इक्वेशनल डिवीजन या रिडक्शनल डिवीजन की जो बात हम करते हैं वो सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज पोलाइडी के रेफरेंस में करते हैं। डीएनए के अमाउंट से हम ये बात नहीं कहते कि रिडक्शन डिवीजन है, ये इक्वेशनल डिवीजन है। बात को समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ इक्वेशनल क्यों है, क्योंकि इसमें 2 सेट क्रोमोसोम के 46 से डिप्लॉयड था, अभी भी ये डिप्लॉयड है। ठीक, अब अगर यही सेल मान लीजिए जा रही मियोसिस में, तो पहले मियोसिस 1 होगा, फिर मियोसिस 2 होगा, तो इसमें क्या होगा, 2C DNA और क्रोमोसोम 23 और क्रोमोसोम 23। ठीक, इसको मैं जरा अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूं। ठीक, क्रोमोसोम 23, 2C DNA 23। ठीक, अब इसके बाद जब ये फर्दर फिर डिवाइड करेगी तो उसमें C DNA C और क्रोमोसोम 23। ये कहानी है, मतलब यही कंसेप्ट है। अब ध्यान से देखिए, आपके क्वेश्चन की जो फ्रेमिंग आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स में या किसी गाइड में, किसी क्वेश्चंस में आप लोग जब देखते हैं तो आपको यही फॉर्मेट मिलता है कि हमें गैमीट में पूछा जाता है और विथ रेस्पेक्ट टू S या G2, या S में इतना है तो गैमीट में कितना, आगे से चलते हैं या पीछे से चलते हैं, किसी एक पार्टिकुलर सेल में पूछा जाएगा और उसे किसी S G2 या G1 की सेल से कंपेयर करा जाएगा कि इसमें इतना है तो उसमें कितना रहा होगा, अगर इसमें है तो कितना होगा। ठीक है, पीछे चलेंगे तो कितना रहा होगा
और आगे चलेंगे तो कितना होगा। यही आपके फॉर्मेट है इस प्रकार के क्वेश्चंस का। मार्केट की या कोई भी गाइड आप उठा लें जो भी अच्छे ब्रांड्स के हैं या किसी मॉडल को ले लें, आपको यही फॉर्मेट मिलेगा। क्या पूछा जाएगा भाई, गैमीट में इतना है तो एस G1 SG2 के डीएनए के रेफरेंस में कितना रहा होगा, इसमें इतना है तो कितना होगा। ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, ये आपका C अमाउंट है डीएनए का और यहाँ पर 4C है 4C। इसका मतलब गैमीट के रेफरेंस में, स्पर्म या एक सेल के रेफरेंस में S और G2 फेज की कोशिका 4 गुना डीएनए रखती है। क्या कंसेप्ट निकला, मैं कह रहा हूं गैमीट के रेफरेंस में स्पर्म या एग के कंपेयर में S और G2 फेज में 4 गुना डीएनए रखती है और क्रोमोसोम डबल। ठीक, एक तो फॉर्मेट ये हो गया। अब मियोसिस 1 के प्रोडक्ट, मान लीजिए क्वेश्चन थोड़ा और घूम जाए तो पूछा जाएगा कि मियोसिस 1 के जो प्रोडक्ट ऑफ सेल है दैट इज डॉटर सेल, उसके कंपेयर में S और G2 में क्या होगा, तो आप कहेंगे डीएनए का अमाउंट डबल है और क्रोमोसोम डबल है। अब एक बात और, क्रोमोसोम का नंबर या क्रोमोसोम की पोलैरिटी मियोसिस 1 में चेंज होती है, 2 में चेंज नहीं होती, लेकिन डीएनए का अमाउंट दोनों ही मियोसिस में आधा होता है। तो मियोसिस 1 में डीएनए का अमाउंट आधा होता है, क्रोमोसोम का नंबर आधा होता है। मियोसिस 2 में फिर डीएनए का नंबर आधा होता है, अमाउंट आधा होता है, लेकिन क्रोमोसोम का नंबर या सेट उसका सेम रहता है। क्यों, आप देखिए यहाँ भी 23 क्रोमोसोम है, यहाँ भी 23 क्रोमोसोम है, लेकिन यहाँ 2C डीएनए है, यहाँ C डीएनए। इसका मतलब सीधा सा कंसेप्ट कि आपको हो सकता है ये भी पूछा जाए कि मियोसिस 2 से बनने वाले प्रोडक्ट दैट इज सेल में मियोसिस 1 के बने हुए सेल कंपेयर में क्या है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है, डीएनए का अमाउंट डबल है। मैं क्या बता रहा हूं, आपसे किसी एक पार्टिकुलर सेल में डीएनए का अमाउंट, क्रोमोसोम का नंबर पूछा जाएगा और किसी दूसरी सेल के कंपेयर में पूछा जाएगा कि इतना था तो कितना रहेगा और इतना यहां है तो कितना रहा होगा। यही फॉर्मेट बनता है। तो अब देखिए यहाँ 46 दैट इज 2 सेट क्रोमोसोम के थे डिप्लॉयड और यहाँ एक सेट है, इसीलिए मियोसिस को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि क्रोमोसोम का सेट आधा हुआ है। रिडक्शनल और इक्वेशनल डिवीजन का जो टर्म है, ये सेट ऑफ क्रोमोसोम दैट इज पोलैरिटी के रेफरेंस में है, ये डीएनए के अमाउंट के रेफरेंस में नहीं है। बात को समझिए। तो ये है पूरा आपका स्टीरियो जो मैंने आपको बता दिया। हमेशा दिमाग में सिर्फ यही सेट करिए कि गैमीट के रेफरेंस में S और G2 में 4 गुना डीएनए और क्रोमोसोम का नंबर जस्ट डबल। और अगर G1 से कंपेयर कराएंगे तो क्रोमोसोम का नंबर तो डबल है, लेकिन सेट ऑफ जो डीएनए का अमाउंट डबल है। तो हमेशा S G2 और यही पूछा जाता है। अब आप देख सकते हैं कहीं से कुछ भी पूछ लीजिए, मियोसिस 2 है। अब एक बड़ा प्रश्न, सर जी ये तो इंटरकाइनेसिस है, हम मान चलिए ठीक है ये तो इंटरकाइनेसिस है, तो इंटरकाइनेसिस में सेल डिवीजन में लगने वाले रिक्वायर्ड मटेरियल्स दैट इज ट्यूबुलिन प्रोटीन, प्रोटीन का सिंथेसिस, जितनी चीजें एक नॉर्मल माइटोसिस में लगती हैं सेल डिवाइड करने के लिए जो कंपोनेंट रिक्वायर्ड हैं, वो सब यहाँ बनते हैं। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन यहाँ पर नहीं होता। मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत से बच्चे सोचते हैं कि एक बार यहाँ रेप्लिकेशन होता है फिर यहाँ रेप्लिकेशन हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ सारी चीजें वो होंगी जो एक सेल को रिक्वायर्ड है डिवीजन के लिए, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है। इसीलिए आपकी बुक में लिखा है कि मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 सीक्वेंशियल साइकिल ऑफ सेल डिवीजन बट ओनली 1 साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। उस लाइन का मतलब यहीं से है, समझ गए आप लोग। तो यहाँ डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा, यहाँ पर आपके सेल डिवीजन के रिक्वायर्ड जो भी प्रोटीन वगैरह जरूरी है वो सब यहाँ पर बढ़े, फिर से डिवाइड करेंगे और उनका नंबर बनेगा। लेकिन यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, इसलिए केवल 2 साइकिल डिवीजन की चलती है और 1 साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन का। अब देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या। इन्होंने पूछा एग सेल, तो ये एग सेल यही है और यहाँ पर अगर 2.5 पिकोग्राम डीएनए है, ठीक, दैट इज अगर सी माने इसको 4, तो जस्ट इसका 4 गुना। इन्होंने किस फेज में पूछा है, एस फेज में पूछा है, तो 4 गुना डीएनए होगा। और इतनी गणित तो आपको आती है कि 2.5 से अगर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पीजी डीएनए आएगा। अब देखिए मैं कह रहा हूं कि एक जर्मिनल सेल, सोमैटिक सेल, ये जर्मिनल सेल में 10 पिकोग्राम डीएनए था, तो बताइए स्पर्म और एग में कितना डीएनए होगा, 2.5 पिकोग्राम। यहाँ इतना था कितना होगा, और यहाँ इतना था तो कितना रहा होगा। यही सवाल बनता है और यही सवाल आया और यही अनसॉल्व में आपके भरा पड़ा है। 2 सेट। अब आपसे पूछा गैमीट के रेफरेंस में कितना सेट क्रोमोसोम का होता है, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये आपका पीवाईक्यू है नीट का, आप देख सकते हैं 15 में 14 में पूछा गया है। तो यही कंसेप्ट है, इसके बाहर सवाल नहीं आता है और इसके बाहर सवाल आएगा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, यहां तक अगर कंपेयर करा जाए तो भी S और G2 जैसा। क्यों, क्योंकि जितना 4C डीएनए यहाँ है उतना प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज में भी रहेगा।
बात खत्म। तो अगर हो सकता हो आगे आपको क्वेश्चन मिले कि बताइए स्पर्म और एग में इतना, तो प्रोफेज में कितना रहा होगा, जस्ट डबल क्रोमोसोम 4 गुना डीएनए। मेटाफेज में कितना, वही 4 गुना डीएनए। एनाफेज में तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के लिए भी ये रूल लगाया जा सकता है एस और G2 में जितना है, क्योंकि सेल तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज तक उतनी ही रहती है। बात को समझिए। तो ये आपका क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है, ये कंसेप्ट है, ये दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग कि ऐसे ही आते हैं क्वेश्चंस आपके। ठीक, अब देखिए इक्वेशन जितना 2C डीएनए था और एक समस्या, जैसे ये चीज, ये आपका क्रोमोसोम है और यहां पर ये एक क्रोमोसोम है। ठीक, अब देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि सर ये 2 क्रोमोसोम है, नहीं ये अभी भी एक क्रोमोसोम है। मैं क्या बता रहा हूं कि ये अभी भी एक क्रोमोसोम है। जैसे ये एस फेज में ये है, ये कुछ इस तरह से बनता है और यहां पर ये ऐसे रहता है। ठीक, यहां पर भी ये ऐसे हो गया। क्यों, आपको पता है कि डीएनए एक बेस पेयर है और जब सुपर कॉइलिंग होती है तो क्रोमेटिन और फिर क्रोमेटिड्स बनते हैं। जब डीएनए का अमाउंट डबल हुआ है तो वो क्रोमेटिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, क्रोमोसोम के फॉर्म में एग्जिस्ट। तो ये एक क्रोमोसोम है विथ 1 क्रोमेटिड, ये एक क्रोमोसोम है विथ 2 क्रोमेटिड। इसका मतलब किसी भी क्रोमोसोम का क्रोमोसोम में क्रोमेटिड का नंबर एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन क्रोमेटिड का नंबर या तो क्रोमोसोम के बराबर होता है या क्रोमोसोम के ज्यादा होता है। क्यों, हम कह रहे हैं ये एक क्रोमोसोम है विथ 2 क्रोमेटिड, ये एक क्रोमोसोम है विथ 2 क्रोमेटिड और ये एक क्रोमोसोम विथ 1 क्रोमेटिड। तो डीएनए का अमाउंट जब डबल हुआ है तो क्रोमेटिड बढ़ता है, क्योंकि डीएनए सुपर कॉइलिंग के बाद एज ए क्रोमेटिन और क्रोमेटिड्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो इसलिए आंसर विल सेकंड। अब लिखा ट्रैकिया स्टेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरैसिक कैविटी विच डिवाइड, ये तो आपकी बुक में लिखा है, ध्यान से देखिए। आपको पता है वर्टिब्री, वर्टिब्री आपको पता है वर्टिब्री। ठीक, अब देखिए सबसे पहले आता है थोरैसिक, सबसे पहले आता है सर्वाइकल, उसके बाद थोरैसिक, ये तो आपको पता ही है, फिर आता है लंबर, ठीक, और फिर आता है सैक्रम और फिर आता है कॉकिक्स। ठीक, ध्यान से देखिए, सर्वाइकल होते हैं 7, ये होता है 12, ये होता है 5, ये होता है 1, ये होता है टोटल 26 होते हैं। सर्वाइकल का देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और थोरैसिक में 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। ध्यान से देखिए आपकी बुक में लिखा है कि T5 थोरैसिक पर, ठीक है, T5 1 2 3 4 5, इस 5वें लेवल पे आके ट्रैकिया बाइफरकेट हो जाती है, ऐसा बुक में लिखा है। तो आपकी जो T5 लिखा है ये टाइप ऑफ वर्टिब्री है। मैं क्या बता रहा हूं, ये टाइप ऑफ वर्टिब्री है, मतलब थोरैसिक टाइप की 5वीं वर्टिब्री पर आपका ट्रैकिया डिवाइड होके बाइफरकेट हो जाता है। लेकिन ध्यान से देखिए आपका ऊपर से 7 भी काउंट किया जाएगा अगर आप वर्टिब्री की बात करोगे, क्योंकि थोरैसिक, लंबर, कोकिक्स ये सब वर्टिब्री की टाइप हैं। तो अगर हम वर्टिब्री की बात करें तो ऊपर के 7 और नीचे के 5, दैट इज 12th वर्टिब्री। ठीक है, तो 12वीं वर्टिब्री पर बाइफरकेट होता है या T5 थोरैसिक पर बाइफरकेट होता है। तो ऑप्शन में आपका ये भी था, ऑप्शन में ये भी था, दैट इज आंसर विल 4th। ठीक है, ये सवाल गूगली था, बहुत से बच्चों को गलत हो गया क्योंकि उन्होंने इस बात को वहां से रिलेट नहीं कर पाए। ठीक, अगला सवाल, एमिनो एसिड इन बेसिक सोल्यूशन विल फॉर्म। ध्यान से देखिए, आपको पता है कि एमिनो एसिड है क्या, एक तरह का केमिकल है। ठीक, और केमिकल है तो वो किसी सोल्यूशन में जब एसिड बेस या किसी सोल्यूशन में रखा जाएगा तो वो रिएक्शन करेगा। अब देखिए आपको पता है कि नॉर्मली ये आपका एमिनो एसिड का बेसिक फॉर्मूला है, क्या है ये बेसिक फॉर्मूला, ये लोन पेयर है। ध्यान से देखिए ये बेसिक पार्ट, ये एसिडिक पार्ट। सपोज दैट अगर ये किसी एसिडिक सोल्यूशन में है, अब एसिडिक सोल्यूशन का मतलब वो जहां पर प्रोटॉन फ्री हो और प्रोटॉन को पिकअप करेगा बेस। तो यहां पर जब हमारा ये बनेगा, ये कंपाउंड, तो ये कुछ इस तरह बनेगा, दैट इज RCOOH NH3। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि जब प्रोटॉन पिकअप करता है तो वो प्लस के फॉर्म में आता है। अब मान लीजिए कहीं कोई बेस है तो बेस वो होते हैं जहां हाइड्रोक्सिल आयन फ्री होते हैं और हाइड्रोक्सिल आयन इस एसिडिक पार्ट के इस प्रोटॉन को पिकअप कर लेगा, तो फिर हमारा कंपाउंड ये बनेगा। ठीक, ठीक, अब आप ध्यान से देखिए ये बेसिक सोल्यूशन है, ये एसिडिक सोल्यूशन है,
तो आपको दिख रहा है कि बेसिक सोल्यूशन में इसने क्या बनाया है, एनायन, और एसिडिक सोल्यूशन क्या बनाया, केटायन। तो आपका पूछा गया था बेसिक सोल्यूशन में क्या बनाएगा, एनायन, ठीक, और एसिडिक सोल्यूशन केटायन बनाएगा। लेकिन सर ये ज्यूटर आयन क्या है, तो कहते हैं पीएच की वो पार्टिकुलर वैल्यू, क्या बोल रहे हैं, पीएच की वो पार्टिकुलर वैल्यू जिस पर कोई एमिनो एसिड ज्यूटर आयन का फॉर्मेशन करता है उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और कुछ भी नहीं है, ये एक पीएच की वैल्यू होती है स्पेसिफिक, और ये हर एमिनो एसिड के लिए अलग अलग होती है, वेरिएबल होती है, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट वेरिएबल होता है, एमिनो एसिड के अलग अलग होता है, उस पर कंडीशन कुछ इस तरह बनती है, दैट इज CH COO माइनस ये R और NH3+, ठीक है। यहां से H निकलता है, ये पिकअप कर लिया जाता है, तो ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बनता है, ज्यूटर आयन वहां बनता है। नेक्स्ट, अब लिखा रीड द गिवन एग्जांपल प्रॉपरली, और लिखा है कि अब देखिए यहां पर ये तीनों सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ये दोनों प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक। अब लिखा कि ऑल आर बिलोंग फ्रॉम सेम कैटेगरी, नहीं, इनकी कैटेगरी डिफरेंट है, दो तरीके से कर सकते थे, ये सेकेंडरी है, प्राइमरी है तो भी अलग है, और प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये पिगमेंट, इनकी ये अलग अलग कैटेगरी के कंपाउंड है। अगर आप बायोमॉलिक्यूल से चलेंगे तो प्रोटीन एक अलग केमिकल कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट अलग केमिकल कंपाउंड है, तो भी ये सेंटेंस सही नहीं है, ठीक। अब सेकेंडरी के फंक्शन अननोन है, आइडेंटिफाइबल नहीं है, और इनके फंक्शन नोन है, अननोन है, तो सबके फंक्शन आइडेंटिफाइबल हैं, ये गलत है, और सबके फंक्शन नहीं आइडेंटिफाइबल हैं, ये भी गलत है। लेकिन ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, ये प्राइमरी मेटाबोलाइट है, मतलब ये मेटाबोलाइट है, दैट इज ओनली डी सही है, फोर्थ आंसर। मैं क्या बताऊं, इनके फंक्शन इस समय आइडेंटिफाइबल नहीं है और इनके फंक्शन आइडेंटिफाइबल हैं, तो ये सबके फंक्शन नोन है, ये भी गलत है, और सबके फंक्शन अननोन है, ये भी गलत है, और सब सेम कैटेगरी कंपाउंड है, ये भी गलत है। क्यों, कार्बोहाइड्रेट एक अलग बायोमॉलिक्यूल है, केमिस्ट्री एक अलग बायोमॉलिक्यूल है प्रोटीन की, ठीक। तो आंसर विल बी फोर्थ। अब लिखा है विच इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक। ये सब तो बुक की लाइन थी कि ट्रैकिया स्ट्रेट टू अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, ये आपको बुक की लाइन याद करना था, ये गलत है। अब देखिए प्लेयर फुटप्रिंट, देखिए ये अगर आपको एक लंग्स मानिए, अगर ये लंग्स है, ठीक, और ये उसकी कवरिंग, तो ये इनर प्ल्यूरा, ये इनर, ठीक है, और ये आउटर, ठीक है, इनर प्ल्यूरा और आउटर प्ल्यूरा, इनके बीच में ये फ्लूइड होता है, दैट इज प्लूरल फ्लूइड। बात को समझिए, ये दो लंग्स के बीच नहीं होता, मैं क्या बता रहा हूं, ये जो फ्लूइड है ये दो लंग्स के बीच नहीं होता है, ठीक है। तो ये इनर प्लूरा और आउटर प्लूरा के बीच ये फ्लूइड होता है, तो ये दो लंग्स के बीच नहीं, ये गलत है। और थोरेसिक चैम्बर डॉर्सली फॉर्म बाई थोरेसिक वर्टिब्री, ठीक, ये बुक की लाइन थी, ये भी गड़बड़ है। वी कैन नॉट डायरेक्टली अल्टर द पल्मोनरी, ये बिल्कुल सही है। क्यों, हम पल्मोनरी वॉल्यूम को डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स के रेफरेंस या उसकी हेल्प से चेंज करते हैं, पल्मोनरी वॉल्यूम को उनके कॉन्ट्रैक्शन से, उनके रिलैक्सेशन से। तो ये सेंटेंस सही है। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, तो ए बी सी ये तीन गलत हैं, आंसर विल बी फोर्थ। नेक्स्ट, ये डायग्राम आपको पहचानना था, देखिए 3 और 3 6 7, ये पॉलीआर्च कंडीशन है, ठीक, ये पॉलीआर्च कंडीशन, और ये पूरा का पूरा एक तरह का है, यूनिफॉर्म, दैट इज पैरेन्काइमा, और ये कॉर्टेक्स है, ठीक। और इसे भी डायग्राम आपको याद होना चाहिए था, ये मोनोकॉट रूट का डायग्राम था, TS, ये आपको याद होना चाहिए था। और आप देख सकते हैं 984 बच्चों ने गलत किया, मतलब तकरीबन 1000 बच्चे ये पहचान नहीं पाए कि ये डायग्राम क्या है, बात को समझिए, ठीक। तो TS ऑफ मोनोकॉट रूट है, ये आपको पहचाना था, ठीक। अब देखिए ये सवाल गलत इसलिए हुआ कि बहुत से बच्चों ने केवल एम्ब्रियो को कैरेक्टर समझ के इसको लगा लिया, उसका आंसर 6 आ गया। पहले ये सवाल बिल्कुल सही था, इसका आंसर पहला ही था, पहले मैंने सिर्फ वो केवल एम्ब्रियो के रेफरेंस में क्वेश्चन बनाया था, बाद में फिर मैंने इसको वेस्कुलर टिश्यू बढ़ाया। अब देखिए जब एम्ब्रियो की बात करेंगे तो इसमें ब्रायोफाइटा आएगा, टेरिडोफाइटा आएगा, ठीक, जिम्नो आ जाएगा इसके अंदर, और एनजीओ आएंगे, मतलब इतने कैटेगरी ऑफ ग्रुप ऑफ प्लांट आ जाएंगे एम्ब्रियो के कैरेक्टर वाले। लेकिन जब आप वेस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये होंगे, ये होंगे, ये होंगे। अब क्वेश्चन इन दोनों के रेफरेंस में है, तो आप टेरिडो जिम्नो एनजीओ का एग्जाम्पल छांट लीजिए, तो भाई ये तो एंजियोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है, ये जिम्नोस्पर्म है, और ये एल्गी, ये तो गया काम से, और ये आपका टेरिडोफाइट है, ये टेरिडोफाइट है। तो 1 2 3 4 5, दैट इज थर्ड आंसर। और अगर आप एम्ब्रियो कंसिडर करते केवल एम्ब्रियो, तो स्फेगनम एक मॉस है, ये ब्रायोफाइट है,
ठीक। तो आंसर 6 आता। पहले क्वेश्चन एम्ब्रियो के रेफरेंस में था, बाद में मैंने इसको वेस्कुलर टिश्यू आगे बढ़ाया, मैंने 2 कैरेक्टर के रेफरेंस क्वेश्चन को बनाया, ठीक है, इसलिए आंसर पहले से तीसरा आ गया। और बहुत से बच्चों ने केवल एम्ब्रियो समझ के लगा दिया, तो आंसर आपका 6 आ गया, ठीक है। तो कैरेक्टर कौन से लिए गए इसको देखिए, और वो कैरेक्टर किस ग्रुप ऑफ प्लांट से रिलेट करता है उसे देखिए, और फिर उसके एग्जाम्पल कौन से हैं ये देखिए, ठीक। इसमें ब्रायोटेडो जिम्नो नहीं है, उनके एग्जाम्पल लिखे थे, तो एग्जाम्पल याद होना चाहिए, कैरेक्टर क्या है वो याद होना चाहिए, और क्या पूछा गया वो याद होना चाहिए। हो सकता है भविष्य में आपको क्वेश्चन मिले तो मैं 3 कैरेक्टर वाला सेंटेंस बना दूं, मैं लिख दूं एम्ब्रियो, वेस्कुलर टिश्यू और फ्लावर लिख दूं, या मैं कोन लिख दूं, ठीक है। तो या मान लीजिए वेस्कुलर टिश्यू के अलावा जाइलम, फ्लोएम या कुछ भी, मतलब जितने कैरेक्टर हो सकते हैं, जितना कैरेक्टर लिखा रहे उन सभी कैरेक्टर को रिलेट करिए। मैं क्या कर रहा हूँ, एम्ब्रियो की बात करेंगे तो ब्रायोटेडो जिम्नो एंजियो 4 आएगा, वेस्कुलर टिश्यू की बात करेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था, तो आंसर विल बी 3rd। अब ये तो आपको याद होना चाहिए टीलोफेज का, आपको पता है कि जो घटना प्रोफेज में होती है जस्ट रिवर्स आपका टीलोफेज में होता है। न्यूक्लियर एनवेलप जो होता है असेंबल हो जाता है, ये सही है, ये सभी रिफॉर्म करते हैं, ये भी सही है, और अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम जमा होता है, ये भी सही है, लेकिन क्रोमोसोम अरेंज होता है इक्वेटर पे, ये मेटाफेज का कैरेक्टर है, ठीक। ये तो मेटाफेज का कैरेक्टर है, तो ये तो गलत हो गया। आपको टीलोफेज के रेस पूछा गया था ABC, अब आप देख लीजिए ABC यहाँ पर है 3rd आंसर। अब देख गॉबलेट सेल्स आर फाउंड इन, ये सवाल बच्चों का इसलिए गलत हुआ कि उन्होंने सोचा भाई सब म्यूकोसल लेयर, नहीं, म्यूकोसल लेयर में होती है गॉबलेट सेल, सब म्यूकोसल लेयर में होती है ब्रूनर ग्लैंड, ब्रूनर ग्लैंड, ठीक। और ये मल्टी सेलुलर ग्लैंड है, ये मल्टी सेलुलर है, पहली बात ये, और ये भी म्यूकस सिक्रेट करती है, ये म्यूकस सिक्रेट करती है मल्टी सेलुलर ग्लैंड। कमाल की बात देखिए, अगर आपसे ये पूछा जाए कि म्यूकस सिक्रेट करने वाली ग्लैंड इनमें से किसमें है, तो इसमें भी है और इसमें भी है। समझिए इस बात को मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड कहां पाई जाएगी, सब म्यूकोसा में भी है और म्यूकोसा में भी, लेकिन यूनिसेलुलर ग्लैंड की बात करेंगे तो आपकी आएगी म्यूकोसल लेयर में। क्यों, गॉबलेट सेल जो होती है वो यूनिसेलुलर ग्लैंड है, ये ग्लैंडुलर इपिथीलियम है, मॉडिफाइड इपिथीलियम है, ठीक। और ब्रूनर ग्लैंड जो होती है ये मल्टी सेलुलर है, म्यूकस सिक्रेटिंग है, तो आंसर विल बी 2nd। ये एक इंडिपेंडेंट ग्लैंड है और ये भी एक इंडिपेंडेंट ग्लैंड है, तो आंसर विल बी 2nd। अगर म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड की बात करते तो आपका ये दो आंसर जाता। अब देखिए हाउ मेनी मैचिंग आर करेक्ट, ये सवाल इसलिए बच्चों गलत हो गया क्योंकि उन्हें ठीक से प्लास्टिड क्या है और प्लास्टिड के टाइप क्या है, उनका फंक्शन क्या है, सिंपल सी बात है सर जी। सबसे पहला काम आता प्लास्टिड। अब प्लास्टिड के 3 टाइप, सबसे पहले क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड के 3 टाइप क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद ल्यूकोप्लास्ट, ठीक, और उसके बाद आता क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। उसके बाद ये प्लास्टिड के टाइप हैं और किस आधार पे हैं, पिगमेंट के बेस पर, पिगमेंट के आधार पर प्लास्टिड का क्लासिफिकेशन किया गया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। ये आपका कलरलेस प्लास्टिड है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, ये कलरलेस प्लास्टिड। और ये फर्दर 3 प्रकार के, पहला कौन सा, एल्यूरोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, ठीक है, और ये फिर एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। और इसमें होता है पिगमेंट ज़ैंथोफिल, ठीक, इसमें पिगमेंट ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स, ये 2 पिगमेंट इसके अंदर होते हैं भाई, ठीक है, ज़ैंथोफिल। और ये तो आपको पता ही है कि क्लोरोफिल वाला होता है, यहाँ फोटोसिंथेसिस चलती है, तो ये पिगमेंट है, ये पिगमेंट है, और ये कलरलेस है। तो एल्यूरो में क्या होती है, ठीक है, एल्यूरो में प्रोटीन स्टोर होता है, इलाइयो में फैट और ऑयल, और इसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो अब देखिए एमाइलो में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, ये सही है। ल्यूकोप्लास्ट एक प्रकार की प्लास्टिड है, ये भी सही है। एल्यूरो में प्रोटीन सिंथेसाइज स्टोर होता है, ये भी सही है। और क्रोमोप्लास्ट देखो एक प्रकार का प्लास्टिड है, ये भी सही है। और क्लोरोफिल आपका क्लोरोप्लास्ट में, ये भी सही है, ये पांचों सही है, ठीक है। आंसर 4। मैं क्या कह रहा हूँ, प्लास्टिड की 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट, ये कलरलेस है, इसमें कोई पिगमेंट नहीं है, इसमें क्लोरोफिल है, इसमें ज़ैंथोफिल और कैरोटिनॉइड्स है। इसकी फर्दर 3 टाइप, एल्यूरोप्लास्ट, इलाइयोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है और इलाइयोप्लास्ट फैट और ऑयल स्टोर होता है, इसमें प्रोटीन। तो इतनी चीजें जब होती
तब जाके आप ये सवाल निकाल पाते इसका क्या मतलब है। अब ऐसे ही आपकी बुक में एक दिया है टोनोप्लास्ट। अब ये टोनोप्लास्ट क्या सर, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो प्लास्ट से मत समझिएगा कि प्लास्टिड की एक टाइप है, ठीक। तो टोनोप्लास्ट क्या है, वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है। तो ये रहा आपका, ये पांचों सही था। तो प्यारे बच्चों, यहीं से हम लोग का ये सेशन खत्म हुआ। मेरा ये सेशन आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और इसके अलावा आप मुझसे क्या सुधार चाहते हैं, ठीक, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा सेशन आप लोग कैसा लगा बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। ओके, बाय बाय।